फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंडिया स्टडी जोन। मैं सौरभ और सबके बीच फिर से आ गया हूँ लेके एक नया टॉपिक, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में पास हुआ। इस एक्ट में हम लोग जानेंगे कि कंपनी रूल में ऐसी क्या खामियां हो गई थी कि ये एक्ट पास करके इसकी जगह पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इंग्लैंड में थी उसको हस्तक्षेप यहाँ करना पड़ा, या वहाँ के क्राउन को यहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ये इसीलिए पास हुआ क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश जो रूल थी, जो यहाँ की कंपनी रूल थी, वो अंधाधुंध पैसा यहाँ से उठा के उसको लोगों को लूट रही थी। पैसा ले जाके वहां पे अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, जो कि वहां की गवर्नमेंट को कोई भी हिस्सा नहीं देते थे। ठीक है, और वहां पे अपनी मनमानी करते थे, क्योंकि आज अगर आपके पास आज पैसा होगा तो आप अपनी मनमानी का कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। तो हम लोग देखते हैं, अब हम थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, ये देखिए 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई क्यों? क्योंकि 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, और 1764 63 या 64 में एक बक्सर का युद्ध था। ठीक है, इन दोनों युद्धों में इंडियंस हार गए थे। जो यहाँ के नवाब थे, नवाब जिन्हें कहा जाए, वो हार गए थे। और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया था। ठीक है, तो जिसके कारण इन्होंने एक संधि की, और उसके बाद उड़ीसा, बंगाल, बिहार, इन तीनों जगह पे अंग्रेजों का प्रभुसत्व स्थापित हो गया था। और वो अब अपनी मर्जी का रूल कर रहे थे, और वो अंधाधुंध पैसा वेस्ट कर रहे थे और लोगों को लूट रहे थे। ठीक है, बेशुमार दौलत, जिसके कारण जो वहां की ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उसको हस्तक्षेप यहाँ करना पड़ा। ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमने इसमें कुछ एक्शन लेना है। कंपनी के जो जितने भी मतलब ये कंपनी रूल है, इसको अपने नियंत्रण में लाना है, इसको कंट्रोल, इसके ऊपर लगाम कसनी है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पहले, अब मैं आपको बताऊंगा कॉजेज क्या रहे कि इन्होंने इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट की, क्योंकि जो बाद में प्रोविजंस आएंगे वो हम बाद में करेंगे। पहला हमारा इसका कारण क्या रहा। ठीक है, अगर आपसे कोई कारण पूछे तो आप बता सकें। तो सबसे पहला कारण है बंगाल नहीं, पहला कारण है कंपनी में भ्रष्टाचार। ठीक है, कंपनी में भ्रष्टाचार। चलो इसको तो आप वैसे पॉइंट लिखते रहिएगा। कंपनी में 1773 में जब ये बिल पास हुआ तो कंपनी वाले क्या करते थे कि वो यहाँ से जब अपने देश जाते थे, यहाँ से खूब पैसा लेके अपने देश जाते थे, तो वहां पे वहां की गवर्नमेंट को कोई हिसाब किताब नहीं होता था कि ये यहाँ से कितना पैसा लेके जा रहे हैं, कितना पैसा नहीं लेके जा रहे हैं। तो वहां जाके ये लोग क्या करते थे, इसके पास इतना पैसा होता था कि वहां हाउस ऑफ कॉमन की सीट्स खरीद लेते थे ये। तो वहां पे इनके अपने बंदे होते थे, जो अपने बंदे होंगे तो भाई मैं अपनी मर्जी से रूल कराऊंगा, कोई भी बिल फटाफट पास करा लूंगा। तो वही चीज होती थी कि हमारी जो भी प्रॉब्लम होती थी, जैसे हमारे देश में प्रॉब्लम हो गई तो वैसे उधर भी प्रॉब्लम होती थी। तो उस गवर्नमेंट को ये चीज नहीं है मतलब हुई, और उसने इसके ऊपर लागू करने के लिए, इसके ऊपर लगाम कसने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट आता है बंगाल का दोहरा शासन प्रबंध। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने दोहरा शासन प्रबंध स्थापित किया था। ठीक है, मगर नवाब अपना राजा था, मतलब वो अपने तरीके से प्रशासन चला रहा था, और ये जो अपना क्लाइव थे ये भी अपने तरीके से प्रशासन, ये उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, बट ये कुछ हिस्सेदारी करते थे। मगर इन दोनों ने मिल के ऐसा लूटा यहाँ के लोगों को, या यहाँ की इनकम को, यहाँ के व्यापार को, कि हालत हद से हद बिगड़ गई, और सब ने एक दूसरे को किया। तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट की, तो जिसके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पूरा हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, अब ये सिस्टम खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये दोहरा शासन प्रणाली खत्म की गई थी। और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि किसने दोहरा शासन प्रणाली बंगाल में स्थापित की थी, तो उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है न्याय देने में मुश्किलें। ठीक है, न्याय देने में मुश्किलें होने लगी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, जिसके कारण अगर अंग्रेजों को ये अधिकार भी नहीं था, कंपनी वाले अंग्रेजों को, कि वो किसी को सजा दे सके। ठीक है, तो सजा देने के लिए उनको बाहर जाना होता था, यानी अपने देश इंग्लैंड जाना होता था, ब्रिटेन में जाना होता था, जिसके कारण उनको क्या करना होता था कि वहां जाके
वहां पे ले जाना, कभी कभार पेशी के वक्त वहां पे कोई मौजूद नहीं होता था, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि कोर्ट में अगर विक्टिम या वो कहा जाए तो वो जो क्रिमिनल है वो पेश नहीं करोगे, तो कोर्ट आपको हमेशा या आपके पक्ष में देगा या आपके विपक्ष में फैसला दे देगा, क्योंकि उसको अपना फैसला देना है बस, और कुछ नहीं देना है। तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगी थी। तो इसी कारण हम लोग कहते हैं कि न्याय देने में मुश्किलें होने लगी। कंपनी के हाथ राजनीतिक शक्ति आ गई। हाँ ठीक है भाई, क्यों क्यों आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंपनी के हाथ राजनीतिक शक्ति आने का ये बात थी क्योंकि अंग्रेजों ने इन तीनों जगह पे पूरा आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, ये दोनों युद्ध जीत लिए थे। तो इंडिया के जो नवाब थे उस वक्त, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया। ठीक है, वो इनसे नहीं, और पहली बात इस एरिया के कुछ लोगों ने, हमारे ही इंडिया के लोगों ने उनके साथ हाथ मिला लिया था अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे ही अपने बंदों की वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट सहनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं कि हमारे यहाँ पे उन्होंने पूरा राजनीतिक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी, और यहाँ से शुरुआत उनकी हुई थी, उनके ग्रोथ की। ठीक है, अंग्रेजों के तो उन्होंने काफी यहाँ पे तो हद ही कर दी, लूट मार बहुत किया। ठीक है, तो हमारा ये बंद है, राजनीतिक शक्ति इनके पास आ गई, और इन्हीं का नवाब सेट होता था अंग्रेजों का, इन्हीं के कहने पे यहाँ पे नवाब बैठता था, जो कि उनके कठपुतली होता था, जो कि हमने बक्सर और प्लासी के वक्त देख लिया था। ठीक है, इंग्लैंड के वासियों, इंग्लैंड के जो भी रहने वाले लोग थे जो वहां रहते थे, उनको कंपनी जो वर्कर थे या जो कंपनी के अधिकारी थे, उनसे ईर्ष्या होने लगी। क्यों? वो यहाँ से पैसा कमाते थे, वही बात आ रही है, यहाँ से पैसा लेके वहां जाके ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, और वहां के लोगों को जलाते थे, या जलाने का भी बात नहीं है, मगर वहां के लोगों की जो जरूरतें नहीं पूरी हो रही थी, ये उस पर ध्यान ना देके ये सिर्फ अपने लिए ही जीते थे। ठीक है, जिस कारण इनका बहुत हद से ज्यादा भ्रष्ट हो चुके थे। तो ब्रिटेन ने ये एक्ट पास किया, ये कानून, ये कारण है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उसके बाद कंपनी की मंदी हालत, आर्थिक हालत, कंपनी की हालत बहुत डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे कंपनी के अधिकारी तो मजबूत हो रहे हैं, मगर कंपनी में हम प्रॉफिट लॉस ना देख के सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखेंगे, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसीलिए लॉर्ड नॉर्थ ने एक बिल पेश किया, जो कि बाद में एक संसद में, वहां की हाउस ऑफ कॉमन में एक बिल पेश किया, जो कि बाद में रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में हमारे सामने आया, जो कि 1773 में पेश हुआ। ठीक है, तो हमें पता लगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारे कारण कैसे हुए ब्रिटिश रेगुलेटिंग एक्ट में, जो कि उन्होंने पास किया। इंडिया के वेलफेयर के लिए भी ये चीज थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो धाराएं या जो प्रोविजंस बोलेंगे, जिनको जो चेंजेस किए गए इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो 2 मिनट में पहले आपको इसको रब कर दूं, तो हम लोग इसी तरीके से अभी आगे चलते जाएंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक जाएगा ये। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट दबा के ठोकिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपनी के डायरेक्टरों को आदेश। ठीक है, जो अब वहां के लोग थे, जैसे जो भी ब्रिटेन के लोग थे, अब उसके अंडर में ये आ चुका था क्योंकि ये बिल पेश हो चुका था। तो कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको अब आदेश वहां की गवर्नमेंट देने लगी थी। उसने ये बात भी बोल दी थी कि भारत से अगर भारत के लिए कोई भी कागज बनता है या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो आप सीधा सीधा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो पेश करोगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भारत में क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब क्राउन के अंडर आ गई थी, यानी कि वो एक फुल फ्लेज डेमोक्रेसी के अंडर आ चुकी थी, कंपनी का शासन नहीं था उधर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्टरों के इलेक्शंस। डायरेक्टर जो थे उनके इलेक्शंस भी होने शुरू हो गए थे। कैसे होते थे इलेक्शन? इलेक्शन में क्या था, पहले जो इसमें हिस्सेदारी लेते थे वो थे 500, जिनके पास 6 महीने में $500 500 पाउंड की हिस्सेदारी होती थी, सिर्फ वही वोट देते थे। ठीक है, मगर अब वो चीज हटा के उन्होंने क्या कर दिया, अब जिनके पास 1000 पाउंड की हिस्सेदारी होगी वही वोट डालेंगे। ठीक है, इसमें से है 1 साल के अंदर। ठीक है, 1 ईयर हो गया। ये था पहले 500 था 6 महीने में। ठीक है, ये है क्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उनका जो टाइम पीरियड था, पहले चुने जाते थे, 1 मेंबर चुना जाता था, मगर नहीं, अब क्या हुआ, अब उन्होंने 4 मेंबर चुन लिए गए। ठीक है,
और चार मेंबर इसके चुने गए और उसकी अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष तक कर दी। ठीक है, डायरेक्टरों की। क्यों? क्योंकि अब देखो यार, सीधी बात एक होती है कि जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, 1 साल के अंदर अगर आप किसी को भी टाइम दोगे तो वो काम उतना प्रॉपर वे में वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको टाइम भी थोड़ा चाहिए होता है कि वो अपनी प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, अपना काम दिखाना, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होता। किसी देश की वेलफेयर या किसी राज्य की वेलफेयर, वो काम होता है सालों सालों का, 10-10 साल 20-20 साल का काम होता है। तो धीरे धीरे आपको हर किसी का काम दिखता है। ठीक है, हाँ। तो अभी इनका जो चुनाव था, एक चीज ये पॉन्ड वाली बात तो है ही है, ये तो हम थोड़ा और भी अच्छे से करेंगे। अब इनका जो था वो 1 साल में की जगह अब वो 4 साल के लिए चुने जाते थे। और अगर कहा जाए तो ये उससे पहले भी त्यागपत्र दे सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ, कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी। ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत देने के अधिकार। ठीक है, ये एक नया वो आया हुआ था, तो उसकी स्थापना भी की गई। एक नया कानून आया था इसी कानून के अंदर कि जो प्रोप्राइटर्स थे उसमें भी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत देने के अधिकार इनको दिए गए। तो मत देने के अधिकार में आप यही बताओगे कि जो मैंने भी बताया 500 वाला और 1000 वाला, वो इसमें आएगा। बेसिकली वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो इसमें आएगा। ठीक है, जिनके पहले तो वो होता था जिनके पास 6 मंथ में इतना पैसा होगा, हिस्सेदारी होगी, वो वोट डालेंगे। अब इसमें क्या है, अब इसमें 1000 होगा 1 साल के अंदर, तो उनको वोट डालने का अधिकार होगा। ठीक है, जिसके कारण बहुत से लोग हट गए। कहा जाता है कि 12,600 कुछ लोगों को मत देने का अधिकार ना रहा, ऐसी कोई बात थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपनी के डायरेक्टरों को आदेश, तो ये हमारा पॉइंट्स हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अवधि, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1 साल से बढ़ा के 5 साल का कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि देखिए, हाँ, वही बात आती है कि काम आपको काफी देर चलना चाहिए। ठीक है, आपकी जितना अवधि रहेगी आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मगर अगर डायरेक्टर बोले, देखो 5 साल के तो इनको चुन लिया गया, मगर अगर डायरेक्टर बोले तो डायरेक्टर के कहने पे सम्राट इनको, जो वहां का राजा होता था, वो इनको पहले भी हटा सकता था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रत्येक जितने भी निर्णय डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुमत पे लिए जाते हैं। ठीक है, बहुमत पे लिए जाते हैं। वही बात है कि हम अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो बहुमत पे ही लिया जाएगा। अगर मान लो, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के जो मेन ऑफ द डिसीजंस होते थे, वो अगर सभी, क्योंकि देखो 3 मेंबर होते थे, एक गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, सीधी सी बात थी। तो उसमें क्या है कि वो 3 जो मेंबर होते थे, 4 मेंबर होते थे, एक गवर्नर जनरल होता था। तो कि 3 मेंबर होते थे, वो उसके हमेशा अपोजिट होते थे और इसमें वो मना नहीं कर सकता था। मगर अगर पूर्ण बहुमत उनको ना मिले तो गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से उनको वो इलेक्ट कर सकता था। ये चीज पावर होती थी उसके पास। ठीक है, तो इस चीज में हम लोग करेंगे। ये टॉपिक में, मतलब ये पॉइंट में दोबारा बता देता हूँ कि बहुमत वाला जो पॉइंट है, बहुमत वाले पॉइंट में ये बात है कि अगर डायरेक्टर, गवर्नर जनरल और उसके सदस्य हैं, अगर उनमें पूर्ण बहुमत नहीं आती है तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर होती है, जैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास होती है, कि अगर कोई भी पार्टी को बहुमत ना मिले तो वो उनमें से किसी को भी बहुमत दे सकता है, मतलब उसका लीडर बना सकता है। तो वही हाल इसमें भी हुआ था। ठीक है, इस चीज को फोकस करिएगा। उसके बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बिल्कुल भाई, क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि हमें न्याय देने में मुश्किल हो रही थी, और कहा जाता है कि अगर न्याय वक्त पे ना मिले तो वो न्याय नहीं, अन्याय कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो इन्होंने कलकत्ता में एक कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद यहाँ के चीफ जस्टिस के अलावा 3 और न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, और उनको इंग्लैंड और हाँ देखो, एक तो मतलब न्यायाधीश हो गया, उसके बाद 3 उसके एक अलग न्यायाधीशों को चुना गया, जजेस को चुना गया। और उसके बाद इन्होंने ये बात बोली कि इंग्लैंड और
एंड आयरलैंड के जो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर होते हैं वही वकील होते हैं, बैरिस्टर्स के अंडर उनको मतलब उनका प्रैक्टिस के लिए भेजा जाए 5 इयर्स का, ठीक है, 5 इयर्स की प्रैक्टिस के लिए उनको अनुभव होना चाहिए इस चीज का, ठीक है, ठीक है, तो वो उनको अनुभव होना चाहिए उस चीज का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, अब वहां का जो कानून, जो भी ब्रिटेन वाले कानून बनाएंगे वो अब यहाँ लागू होगा, यहाँ कंपनी के कानून लागू नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वेलफेयर चाहिए। हमें अगर हम किसी पे रूल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हम लोग उनको बस हमेशा क्या बोल रहे एक्सप्लॉइट ही करें उनका, नहीं, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को देश में बढ़िया शासन चलाने व स्थापित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया इस कानून के तहत, ठीक है, और कानून बनाने का अधिकार मिल गया उनको, उसको लागू करने का अधिकार मिल गया इंग्लैंड के, मगर उन्होंने एक शर्त रखी कि आप सब कुछ करिए मगर इंग्लैंड के विरुद्ध कोई कानून ना बनाइए, ठीक है, नहीं तो वो वहां की पार्लियामेंट आपको फिर दोष देगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा अधिकार क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ऑलरेडी कंपनी अधीन, मतलब उसके क्या बोलते कंपनी के अधीन प्रजा और कंपनी से के अधिकारियों के अंडर थी, ठीक है, मगर अब सर्वोच्च न्यायालय जो वो सारे लोग जो थे वो उड़ीसा, बंगाल, बिहार के वो कंपनी और उसके अंडर थी, उनके अधिकारियों के अंडर थी, मगर बाद में उनको सर्वोच्च न्यायालय जो भी वहाँ का सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई उसको फौजदारी, दीवानी और वहाँ की धार्मिक जो भी प्रबंधन थी वो उनके अंडर आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ गई थी, ठीक है। उसके बाद में कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि, कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया, क्यों? क्योंकि अगर जिनके पास पैसा रहेगा वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पर यहाँ पे आजकल उल्टा होता है कि जिनके पास पैसा रहता है वो और भ्रष्टाचारी होते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं और कर्मचारियों को वहाँ के राजा उपहार देते थे, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो मना कर दिया, कहते नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपको कोई उपहार नहीं दिया जाएगा, ना आपने लेना है, अगर हम सुन गए तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है संपत्ति के बारे में हिसाब देना। कंपनी के अधिकारियों को इंग्लैंड जाके बहुत सी संपत्तियां उन्होंने खरीदी थी, तो उसका पूरा पाई पाई का हिसाब देना होता था वहां के लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है उसके महत्व। देखिए जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, अभी हम करेंगे इंपॉर्टेंस, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की। तो जो भी रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो उसने क्या किया कि उस वक्त इसका महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के ब्रिटिश जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी, और कंपनी अपनी मर्जी से रूल करती थी और अपनी मर्जी से पैसा खर्च करती थी और लूटती थी, वो कहीं सेटल नहीं करती थी, बस वो सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉफिट देखती थी जो कंपनी के अधिकारी होते थे, और वो कुछ नहीं देते, जिसके कारण उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पे अपना महत्व किया और यहाँ पे उनके ऊपर पूरा नियंत्रण किया और उसमें काफ़ी सुधार भी किए, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। और ये एक्ट कहा जाए तो भारतवासियों के लिए एक रामबाण के तरीके से, या कहा जाए एक अमृत के फॉर्म में आया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए। काफ़ी सुधार किए गए, उनके प्रशासनिक सुधार किए गए, उनके वेलफेयर और न्यायिक सुधार किए गए, और कहा जाए तो इनके जो भी इनका शासन चल रहा था, रिश्वत लेने में मनाही हुई, जो रिश्वत लेते थे, भ्रष्टाचार करते थे, इन सब चीज़ों पर रोक लगा दी। शिक्षा संस्थानों में काफ़ी आगे आए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब वो क्राउन रूल के हिसाब से वो यहाँ रूल कर रही थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सरकार, और यहाँ का जो सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहला जो था वो बना था वॉरेन हेस्टिंग। इस चीज को ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग यहाँ का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया, ऑफ बंगाल, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बताइएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। ये तो महत्व हो गया, महत्व मैंने बता दिया कि यहाँ के ये एक्ट जब पास नहीं हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार था, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, प्रशासनिक सुधार नहीं थे, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम थी, मगर अब यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब जो थी वो सिस्टमेटिक थी, लोग खुश थे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक्स। अब इसके अब यहाँ पे आएगा ड्रॉबैक्स, ठीक है। ड्रॉबैक क्या रहे इसके? ड्रॉबैक में हम आपको सीधा सीधा बताते हैं। देखो
एक कवि है, कवि कहा जाए या एक राइटर है, उसने ये बात बोली है, बूटन राउज ने ये लिखा है कि इस एक्ट का उद्देश्य जो था वो अच्छा था, जो ये एक्ट था इसका उद्देश्य जो था वो अच्छा था, मगर इसके द्वारा जो स्थापित प्रबंध, जो स्थापित वो रूल थे या उनकी योजनाएं थी या उनके जो एक सिस्टम था वो अधूरा था। ठीक है, उसने ये बात बोली है कि ये एक्ट बहुत अच्छा था, आप सबके लिए बहुत अच्छा था, मगर अगर ये स्टैब्लिश हुआ तो ये अधूरा स्टैब्लिश हुआ, ये पूरे प्रॉपर वे में नहीं हुआ। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच झगड़ा। जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, ठीक है, उसमें क्या हुआ, इसके अगेंस्ट हमेशा इसके जो मेंबर 4 मेंबरों में से 3 मेंबर रहते थे इसके अगेंस्ट, जिसके कारण कभी भी इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, हमेशा इसके अगेंस्ट रहते थे और इसको हार के उनकी बात माननी पड़ती थी। ठीक है, या सिर्फ संकट काल के अंदर ही नहीं, इसमें यही चीज थी, संकट काल वाला कोई बात नहीं है, तो गवर्नर जनरल के अगेंस्ट 3 रहते, जिसका इनका झगड़ा चलता रहता था। ये इसका सबसे पहला दोष था रेगुलेटिंग एक्ट का। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट। उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूं कि जब इन्होंने क्या किया कि जब इसको स्थापित किया तो इसको पूर्ण तरीके से नहीं बताया गया कि किस तरीके से हम ये अपना न्यायालय को स्थापित कर रहे हैं। इसको स्थापित तो किया मगर इसमें भी कुछ मतलब अधूरा सा किया, उसको प्रॉपर वे में नहीं किया। कैसे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कानून, अपना निर्णय जो थी वो भारतीय कानून लागू करेगा मगर अंग्रेजी कानून के अनुसार करेगा। ठीक है, मगर इसमें उन्होंने ये बात बोल दी कि भारत के जो कानून व्यवस्था वो तो करेगी, यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल कर रहे हैं वो तो करेंगे, मगर जो प्रॉपर वे में जो चीज आएगी वो विदेश से आएगी, कि कैसा कानून लाना है, अपने कैसा नियम चलाना है, वो सारा वहां से आएगा। तो ये भी एक बहुत बुरा था कि शक्ति दे के भी नहीं दी। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल्स के संबंध में भी अस्पष्ट थी। ठीक है, और इसलिए दोनों में झगड़ा चलता रहता था, वो ज्यादा प्रॉपर वे में कोई नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नियमों को रजिस्टर करवाना। ठीक है, नियमों को रजिस्टर करवाना ये भी बहुत जरूरी था, जो सर्वोच्च न्यायालय में करवाना होता था गवर्नर जनरल को, मगर वहां पे करवाने में समय काफी बर्बाद होता था, जिसके कारण जो गवर्नर जनरल है उसने ये करवाना बंद कर दिया, और जिसके कारण रजिस्टर करवाना बंद कर दिया, और जिसके कारण वहां पे वो एक गैर कानूनी काम था और उसको गैर कानूनी काम करना पड़ा। ये भी एक अधूरा सिस्टम था। दूसरी बात, बंबई और मद्रास पर अधूरा नियंत्रण। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ पे पूरा इसकी प्रेसिडेंसी के ऊपर पूरा अधिकार होगा, मगर संकट काल के अंदर जो वहां का बंदा है, जो वहां का गवर्नर जनरल है बंबई और मद्रास का, वो अपने तरीके से गवर्नर जनरल काम करेगा। वैसे ये चीज बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर की गई थी, उसके अधीन था, मगर संकट काल के अंदर ये अपनी मनमानी कर सकते थे, मतलब वो अपने रूल कर सकते थे, उसका कोई अधिकार इस पे नहीं था। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। दूसरी बात है, कंपनी के संविधान में दोषपूर्ण परिवर्तन वही आए कि जो मैंने आपको बताया 500 पौंड 6 महीने में हिस्सेदारी और 1000 चेंज करके 1000 करने पे क्या हुआ कि हमारे तकरीबन, मैं आपको नाम दूं, 1246 जो व्यक्ति थे वो टोटली आउट हो चुके थे किस चीज से, कि वो इलेक्शन में पार्ट लें या वोट डालने का अधिकार रखें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, मगर इन सब के बाद भी हम लोग ये देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में इतने दोष होते हुए भी इसकी भारत में संवैधानिक इतिहास में बहुत ही अहम रोल है। एक तरह इसने नींव के पत्थर का काम किया भारत में एक अच्छा प्रशासन स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर। अगर आपको लगा हो कि कोई चीज़ मिस हुई हो या कोई चीज़ गलत बताई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता के उस चीज़ को बताइए, ताकि मैं उसको ठीक करके अगली वीडियो एक अच्छे से और बेहतरीन तरीके से लेकर आ सकूं। हमारी अगली वीडियो पेट्स इंडिया एक्ट बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष आ जाएगी, और मैं आपसे बस इसी कहूँगा कि इसी हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है इंडिया स्टडी जोन, किसका सौरभ के साथ। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।